स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास के साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो सीखने के एवज में आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था ग्रेविटेशन के बारे में, जो कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, लेकिन आज हम उसे थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। थोड़ा सा एडवांस करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा एडवांस करते हैं। टॉपिक क्या है हमारे पास में? ग्रेविटेशन हमारा टॉपिक है। क्या है? ग्रेविटेशन। तो किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशन के लिए हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, हम लोग क्या करेंगे उन्हें न्यूटन बाबा, क्योंकि हमारी उम्र से बहुत ज़्यादा है। तो न्यूटन बाबा एक बार अपने गार्डन में बैठे हुए थे। जब गार्डन में बैठे हुए थे तो क्या हुआ, एक सेब उनके सिर पर आके गिरा। इस बात से उन्होंने क्या पूछा, उसके दिमाग में एक बात आई न्यूटन बाबा के, कि ये जो सेब गिरा है मेरे सिर पर, वो कहीं भी जा सकता था, ऊपर जा सकता था, दाएं जा सकता था, बाएं जा सकता था, लेकिन नीचे ही क्यों आया? लेकिन नीचे ही क्यों आया? बस इसी सोच से उन्होंने एक नए फोर्स को डिस्कवर किया, जिसको हम लोग क्या, जिसको हमें क्या बताया गया? वो बताया गया क्या? ग्रेविटेशन फोर्स। क्या बताया गया? ग्रेविटेशन फोर्स बताया गया। चलिए देखते हैं, समझते हैं इस वाली बात को, लिख लेते हैं इस वाली बात को। हम लोगों ने क्या लिखा है? हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा है? क्या हम लोगों ने पढ़ा है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन बाबा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन बाबा, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया एवरी टू ऑब्जेक्ट्स attract each other by a force। एक फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड, इस फोर्स को उन्होंने क्या बोला? दिस फोर्स इज कॉल्ड, क्या बोला उन्होंने? ग्रेविटेशन फोर्स। कौन सा बेटा? ग्रेविटेशन फोर्स। कोई भी दो ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, आप हो, मैं हूं, या कोई भी क्यों ना हो, लेकिन उनके पास मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। अगर मास है हमारे पास में, तो उनके बीच में क्या लगेगा? उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। उसको क्या बोला उन्होंने? ग्रेविटेशन फोर्स का। यानी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स को क्या बोला उन्होंने? ग्रेविटेशन फोर्स बोला। इसी के लिए उन्होंने एक लॉ भी दिया, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या यूनिवर्सल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बात देखते हैं क्या क्या कहा था उन्होंने। उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। क्या? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। क्या कहा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ में? उन्होंने कहा था अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके मास कितने हैं? m1 m2 हैं, अलग अलग मासेस हैं, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं। कितने डिस्टेंस पर रखे हैं? r डिस्टेंस पर रखे हैं। तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा। इनके बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स होगा ग्रेविटेशन फोर्स। वो फोर्स डिपेंड करेगा दोनों मासेस पर और बीच वाली डिस्टेंस पर। कैसे डिपेंड करेगा? बस यही बात उन्होंने इस लॉ के अंदर बताई। उन्होंने इस लॉ के अंदर पहली बात क्या बताई? पहली बात बताई जो फोर्स लग रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के प्रोडक्ट के। यानी कि m1 m2 के प्रोडक्ट का मासेस का हमें क्या करना है? दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस का प्रोडक्ट करना है। अगर दोनों मासेस का प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा तो हमारा फोर्स भी इंक्रीज करेगा। दोनों मासेस का प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा तो फोर्स भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। यहां पर हमें यह बात ध्यान रखनी है कि यहां पर मासेस के प्रोडक्ट की बात की है। किसकी बात की है? मासेस के प्रोडक्ट की बात की है, ना कि एक सिंगल मास की। हो सकता है ये वाला मास इंक्रीज कर दें तो ये वाला मास डिक्रीज कर दें। हो सकता है यहां पर दो केस बन जाएंगे। केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा
केस फर्स्ट में क्या होगा, m1 इंटू m2 बढ़ जाएगा, और केस सेकंड में, किसमें, केस सेकंड में m1 इंटू m2 डिक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि एक को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज भी कर रहा है। अगर डिक्रीमेंट ज्यादा है, इंक्रीमेंट कम है, क्या, डिक्रीमेंट ज्यादा है, इंक्रीमेंट कम है, तो फोर्स यानी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा बेटा, प्रोडक्ट डिक्रीज कर जाएगा, और ये प्रोडक्ट जब डिक्रीज कर जाएगा इसका मतलब फोर्स भी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर इंक्रीमेंट ज्यादा है तो फोर्स भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। यानी इंक्रीमेंट मास में ज्यादा हो रहा है और मास में इंक्रीमेंट कम और डिक्रीमेंट कम हो रहा है, तो प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज करेगा, और प्रोडक्ट के इंक्रीज करने से हमारा फोर्स भी इंक्रीज कर जाएगा। ये बात थी पहली बात, किसने बताई थी, न्यूटन बाबा ने। दूसरी बात क्या बताई थी न्यूटन बाबा ने, दूसरी बात ये बताई थी कि जो हमारा फोर्स लग रहा है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके बेटा, आर स्क्वायर के, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो फोर्स हमारा घट जाएगा, एक को बढ़ाना है दूसरा घटेगा, एक को बढ़ाना है दूसरा घटेगा, किस में बेटा, दूसरे में। जैसे हम लोग बात समझें, अगर मैग्नेट पास पास आ जाए, क्या आ जाए बेटा, मैग्नेट पास पास हो तब तो उन पर फोर्स लगता है, और मैग्नेट की डिस्टेंस को धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएं तो फोर्स कम होता जाता है। डिस्टेंस को बढ़ाने से फोर्स कम हो रहा है और डिस्टेंस को कम करने से फोर्स बढ़ रहा है। यही बात बस न्यूटन बाबा ने किसमें बताई थी बेटा, सेकंड अपने स्टेटमेंट में दी थी। दोनों को मर्ज कर दीजिए, दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही बात बताई थी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना, ये कांस्टेंट लगाना है ना, लगा दीजिए बेटा। यहां पर हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। डब्बे में बंद करिए, भाग ना जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहां पर g क्या होता है, मैं लिख देता हूं। यहां पर जो g होता है वो होता है बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, g इज इक्वल्स होता है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सिंपल सी बात है, इतनी वैल्यू होती है इसकी, इसको हम ये बोलते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, सर हम लोगों ने एक बात तो करी नहीं, क्या नहीं करी सर, कि हमने ग्रेविटेशन क्या पढ़ा था, न्यूटन बाबा के सिर पे घिसेब गिरा था, अर्थ की तरफ गिरा था, तो अर्थ के बारे में तो बात की ही नहीं। चलिए भैया अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर इन दोनों मासेस में से, किस में से, इन दोनों मासेस में से m1 m2 में से कोई भी एक क्या हो बेटा, मास ऑफ अर्थ हो, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। तब इस फोर्स को, ग्रेविटेशन फोर्स को क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे। तो चलिए हम लोग ग्रेविटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, ग्रेविटी की बात करते हैं। तो ग्रेविटी के लिए देख लेते हैं, चलिए फटाफट देखते हैं ग्रेविटी को भी, छोटा सा टॉपिक है हमारे पास में ग्रेविटी। तो ग्रेविटी देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, ग्रेविटी देखते हैं। देख लीजिए ग्रेविटी को, ग्रेविटी क्या कहती है, ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटी क्या होती है, द फोर्स बाय विच एनी ऑब्जेक्ट, बाय विच एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट बाय अर्थ, यानी कि कोई अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटी कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेविटी कहेंगे। मतलब क्या था, मतलब ये था कि एक हमारे पास में अर्थ है और दूसरा हमारे पास में क्या बेटा, ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे, ना कि ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स हमें सब में लगा होता है, हम लोग पास पास बैठे हो, दूर दूर हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ग्रेविटेशन सब में काम कर रहा होता है।
सब में काम कर रहा होता है। सर फिर हमें फील क्यों नहीं होता? फील इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है, यानी जो फोर्स लग रहा होता है वो बहुत कम लग रहा है। जब बहुत कम लग रहा है तो हमें वो एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं? एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखिएगा। टू ऑब्जेक्ट्स, क्या बेटा? टू ऑब्जेक्ट्स लिख लेते हैं। टू, क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास 5 किलोग्राम and 2 kilogram respectively kept at a distance of 10 to the power kept at a distance of 10 into 10 to the power या 20 into 10 to the power माइनस का 5, then find the gravitation force। क्या क्या गिवन है? गिवन है m1 हमें दे रखा बेटा कितना? 5 kg, m2 गिवन है 2 kg, r गिवन है 20 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है f, क्वेश्चन मार्क। तो f इजिकल्स टू क्या होता है? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। f इजिकल्स टू g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई किया किसके साथ में? 5 इंटू 2 अपॉन r कितना है बेटा? 20 इंटू 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द -11 इंटू 10 अपॉन 20 का स्क्वायर 400 इंटू इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 10 टू द पावर -10। 400 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, आगे हम लोग ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, एक जीरो और कम कर देते हैं, ऊपर जाके कितना हो जाएगा बेटा? 10 टू द पावर 9 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो f इजिकल्स टू कितना हो बेटा? 6.67 डिवाइडेड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9, इतना न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगेगा। बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? एक और टॉपिक देखते हैं। इसका एक छोटा सा टॉपिक आता है, क्या आता है? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। देखो, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को समझते हैं। किसको समझते हैं? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को। बात समझिएगा। तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो मेरी बात समझिएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, किसकी तरफ आ रहा है बेटा? अर्थ की तरफ आ रहा है, तो एक हाइट यानी डिस्टेंस को कवर करेगा, डिस्टेंस को कवर करेगा, टाइम भी लग रहा होगा। डिस्टेंस और टाइम अगर आ गए तो हमारे पास में क्या बन गया? वेलोसिटी बन गया। अब वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी हो रहा है और टाइम भी लग रहा है, तो वेलोसिटी और टाइम अगर लग रहा है तो हमारे पास में क्या बन गया? एक्सेलरेशन बन गया। क्या बन गया? एक्सेलरेशन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, यानी कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू जनरली मानी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी मानी गई है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सी बात थी कि एक्सेलरेशन किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। उसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई होगी। एक रिलेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन क्या? एक रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी।
रिलेशन बिटवीन, क्या पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, स्मॉल जी। देखिएगा F इज इक्वल्स टू क्या होता है, F इज इक्वल्स टू होता है जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, उसका स्क्वायर। क्लियर। दूसरा क्या होता है, F इज इक्वल्स टू एम जी लगेगा, जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमारी ये अर्थ है, क्या है, अर्थ है ई, कोई भी ऊपर से आएगा तो इसका मास का होगा, ये होगा एम जी, एम मतलब मास, जी इंटू एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल्स टू एम ए से अगर कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया, जी हो गया, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं होंगे तो ऊपर नीचे होता रहेगा, क्या होता रहेगा, ऊपर से नीचे तभी आएगा जब ये दोनों फोर्स अपोजिट होंगे। बात समझते हैं, यहाँ पर कैसे होंगे, अलग अलग होंगे तब आएगा। देखते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों फोर्स हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को करते हैं हम इक्वल, तो एम जी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। स्मॉल एम क्या है, इसी ऑब्जेक्ट का मास है भाई, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, किसके बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, इतना लग रहा है सर, वेट कितना है, इतना है सर, तो ठीक है ना। तो मास से मास कैंसिल आउट हुआ, क्या है हमारे पास में, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, एम ई मास ऑफ अर्थ रखेंगे, तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg। क्या होता है, मास ऑफ अर्थ एम ई इज इक्वल्स टू होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, इतना होता है। वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, इसकी वैल्यू आती है बेटा ऑलमोस्ट 9.8, कितना आता है बेटा, ऑलमोस्ट 9.8। तो यहाँ पर आपको ये रिलेशन आपको पता चल गया। अब ये रिलेशन जब आपको पता चल गया है तो एक बार आप इसे देख लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, एक बार आप इसे देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को छोड़ सकते हैं और मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और 100% मिलेगा। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे के टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल का मतलब अगली नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बने रहें मेरे साथ, सीखते रहें, समझते रहें। थैंक यू।